8. अर्श, तो बात चल रही थी अंतिम संस्कार की और बात चल रही थी राई के दानों की, चावल के दानों की जी। और उनका जो महत्व है बेसिकली। तो मैं वैसे ही बता रहा था कि जो राई के दाने होते हैं वो अक्सर अंतिम क्रिया और इस किस्म के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। पितृपक्ष में उनका इस्तेमाल होता है। तो आप कोई ऐसी स्टोरी बता रहे थे कि जिसमें हमें कहा यह जाता है कि जब आप अंतिम संस्कार करके जब आ रहे हो तो राई के दाने आप पीछे फेंकते हैं। जी। एक बड़ी प्रथा है। पहली बात तो इसका क्या महत्व है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ये जो प्रैक्टिस होती है, और अगर ये ना किया जाए तो उसके नतीजे क्या होते हैं? देखिए राहुल, जैसे मैंने आपको बताया कि राई के दाने पीछे फेंके जाते हैं, उसके पीछे का नॉर्मल सिग्निफिकेंस ये है कि जो आत्माएं होंगी वो आपके चलते पीछे पीछे नहीं आ पाएंगी, क्योंकि राई के दाने आपने पकड़ रखे हैं जी। और जैसे ही आप उनको पीछे फेंकते हैं तो जो भी वहां की आत्माएं होती हैं उनको लगता है कि आपके शरीर का अंश या फिर आपका शरीर उस राई में है, तो वो उस राई को ढूंढने की कोशिश करती हैं और वो वहीं के वहीं रह जाती हैं, राई के दानों को चुनने लगती हैं एक तरीके से। ओके। लेकिन द मोमेंट आप वो राई के दाने नहीं फेंकते हो, ये 1000% पॉसिबल है कि आपके साथ वहां से कोई ना कोई आएगा। ओके। मेरे लाइफ के सॉल्व किए हुए कुछ केसेस में से एक केस ऐसा भी था जहां पर उस इंसान ने ये गलती करी थी और ये गलती उसको बहुत ज्यादा भारी पड़ी। बुंदेलखंड की राहुल एक फैमिली थी जहां पर हस्बैंड वाइफ, उनके मम्मी पापा, चाचा चाची, एक पूरी जॉइंट फैमिली रहती थी। काफी बड़ी फैमिली थी, 16-17 लोग थे परिवार में। ओके। तो हुआ ये कि एक दिन हस्बैंड जो थे उनकी डेथ हो गई और हस्बैंड वाइफ के जो 2 बच्चे थे वो अब अनाथ हो गए थे एक तरीके से, पापा के बिना, मान के चलिए। जी। सिर्फ माँ थी जो हल्का फुल्का ख्याल रख ले रही थी उनका, लेकिन उतनी प्रॉपर तरीके से नहीं रख पा रही थी। तो अब हुआ ये कि दोबारा से इनकी शादी हो, उनकी मदर की। एग्जैक्टली। तो वहां पर उनकी शादी दोबारा करी गई एक और इंसान से। ओके। जिस इंसान से शादी करी गई वो इंसान अब ये कह ले कि बहुत ज्यादा ऑब्सेस था उस लड़की से, उस औरत से जिससे शादी हुई, या वो उसको बहुत प्यार करता था, वो नहीं पता। ओके। शादी के करीब 1 साल हुए होंगे राहुल। 1 साल के बाद उस घर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। दरअसल वो औरत फिर से प्रेग्नेंट हुई अपने तीसरे बच्चे के साथ में। ओके। और वो सीढ़ी से नीचे उतर कर आ रही थी। उसके हाथ में पूरा आरती का थाल था जिसमें एक घंटी भी थी। जी। आपने देखा होगा पहले के टाइम पे वो नुकीली घंटियां आती थी ऐसे बनी हुई, जिसको ऐसे पकड़ के। तो उसका पैर स्लिप हुआ है। ओके। और जो घंटी का नुकीला सिरा था वो सीधे लड़की के गले में घुस गया है। ओके। और सीढ़ियों से फिसलते हुए वो नीचे आ गई है। वहीं वो ऑन द स्पॉट डेड हो गई और फिर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे ले जाया गया। उसका जो पति था वो बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसके 2 बच्चे और थे जिनका पालन पोषण उसे करना था, और उसकी बीवी के पेट में उसका बच्चा था जो अब शायद मर चुका था। इसके बाद उसे अंतिम क्रिया के लिए ले जाया गया। ओके। अंतिम क्रिया के दौरान ऐसा कहा जाता है कि जब कोई औरत, कोई प्रेग्नेंट औरत मर जाती है और उसके बच्चे भी होते हैं तो उनके बच्चों को उसके शरीर से आखिरी बार लिपटाया जाता है नहलाते समय बॉडी को। ओके। ऐसा करने के बाद उसे प्रॉपर सुहागिनों की तरह सजाया गया क्योंकि पति जिंदा था। और उसके बाद उसे लेकर चले गए शमशान की ओर। ये पति भी साथ में गया, लेकिन ये बार बार यही कह रहा था कि मुझे कोई तरीका निकालना है जिससे मैं अपनी पत्नी को वापस ले आऊं। वो हर बार यही चीज बोले जा रहा था। पर राहुल, एज यू नो कि मरे हुए को वापस लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जी। शमशान में सारी क्रिया हुई और कपाल क्रिया के बाद पंडित जी ने सबको राय दी। कहा कि जैसे ही चिता जल जाए आप सब अपने अपने घर की ओर जाएं और कोई भी इंसान पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखेगा। हालांकि इसके पति को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि ऐसा क्यों है। मैंने बोला ना, इसका पति या तो पागल था या तो बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए ऑब्सेस था, वो नहीं पता क्या। ओके। द मोमेंट ये पंडित जी से ये सुनता है, आगे जाने पर ये पीछे मुड़कर देख लेता है। और जो राई होती है, क्योंकि पंडित जी ने यह भी कहा था कि राई को पीछे फेंकना है, ये राई फेंकता नहीं है, राई को अपनी जेब में रख लेता है। ओके।
जो राई फेंकी जाती है बेसिकली वापस आते समय, जी। वो फेंकता नहीं है, वो जेब में रख लेता है। वापस आने के बाद ये अपने कमरे में जाके सो रहा होता है। उसी रात इसको एक सपना आता है, इसकी वाइफ का सपना, और इसकी वाइफ कहती है कि शमशान के पास जो पेड़ है उसे वहां पर मिलो। तो ये आधी रात को, जिस रात इसकी बीवी मरी होती है, शमशान घाट में जली होती है, उसी दिन उस शमशान घाट पहुंच जाता है। ओके। और उसकी बीवी इससे कहती है, जो बीवी की आत्मा होती है बेसिकली, इससे कहती है कि जो राई है उसको फेंक दो या ऐसी जगह कर दो कि किसी को मिले ना। सपने में आके कह सकते हैं ये सब उसके साथ भ्रम था या हकीकत, ये शायद आगे आपको पता चले। ओके। इसके बाद ये इंसान सारी राई जेब से निकाल कर खा जाता है। खा जाता है? बिल्कुल। क्यों? ताकि वो किसी को मिले ना, वो उसके शरीर के अंदर हो जाए। ओके। और ये आत्मा उसके साथ हमेशा के लिए रहे। वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है अपनी बीवी के साथ, एक तरीके से कह सकते हैं। ओके। प्यार भी बहुत करता था उसको, जाहिर सी बात है। और उसके बाद ये घर वापस आता है। घर वापस आते आते इसके कान में एक आवाज आती है, इसके पत्नी की। और इसकी पत्नी कहती है कि 10 क्रिया के दौरान जब तुम आओगे तो मुझे अपने साथ चलने के लिए कह देना। जिनको नहीं पता 10 क्रिया क्या होती, मैं बता देता हूं। जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो 10 क्रिया में घर के 10 लोग जाते हैं 10 दिन बाद उसी शमशान में जहां पर वो औरत जलाई गई है। और उसे सुहाग का सामान रख कर, प्रॉपर साड़ी, सिंदूर, पायल, सारी चीजें रख कर वापस आ जाया जाता है, ना कि पीछे मुड़कर देखा जाता है। ऐसा नहीं किया जाता है, सिर्फ वापस आ जाया जाता है। ये सारी चीजें होने के बाद राहुल, जब उसने सुन लिया कि 10 क्रिया के दौरान शायद उसकी पत्नी वापस आ सकती है, तो ये इंसान घर आकर बहुत खुश हो गया। सभी को बड़ा अजीब सा लगने लगा कि ये इतना खुश कैसे हो सकता है। बीवी खत्म हुई है, परेशान था। 10 क्रिया के दिन सुहाग का सारा सामान इकट्ठा किया जाता है और 10 लोग उस शमशान जाते हैं। जैसे ही वो सुहाग का सामान रखते हैं, ये आदमी सिंदूर रखता नहीं है, लेकिन पीछे से कोई देखता है और कहता है कि सिंदूर रख दो वरना अनर्थ हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। ये वहां पर सिंदूर उस समय तो रख देता है, लेकिन उसके बाद सब लोग घर वापस आ जाते हैं। तो जैसे ही इसको मौका मिलता है, ठीक उसी रात ये उस शमशान में चला जाता है जहां सिंदूर, साड़ी, ये सब रखा होता है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या आता है, क्या नहीं आता है। ये इंसान उसी सुहाग के सामान के चारों ओर फेरे लगाने लगता है, जैसे 7 फेरे लगाते हैं। जी जी जी। ठीक वैसे ही वो इंसान उस सुहाग के सामान के चारों ओर फेरे लगाने लगता है, अपनी मरी हुई पत्नी की याद में। एग्जैक्टली। फेरे लगाने के बाद वो अपने शर्ट की एक आस्तीन को सिंदूर से रंग देता है और कहता है कि अब शायद तुम मेरे साथ चलो। द मोमेंट वो घर की तरफ आता है, वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं यही चाहता हूं। ओके। ये सब करने के बाद जैसे ही वो घर आता है, वो देखता है कि उसके बेड पर एक औरत प्रॉपर दुल्हन के भेष में बैठी हुई है, उसकी बीवी। अब ये उसका हेलुसिनेशन था या रियलिटी, ओके। ये बहुत डराने वाली बात थी। जैसे ही उसने देखा घूंघट उठा के, तो वो उसकी बीवी ही थी और वो ये कह रही थी कि अब मैं वापस आ गई हूं, अब मैं तुम्हारे साथ आराम से रहूंगी, लेकिन मैं किसी को नहीं दिखूंगी, सिर्फ तुमको दिखूंगी। ओके। वो मान जाता है और बहुत खुश हो जाता है, उससे बहुत सारी बातें करता है। लेकिन बात करने के बाद वो एक शर्त रखती है। ओके। वो शर्त ये होती है कि मैं तो आ गई हूं, लेकिन मेरे साथ जो 4 और लोग आए हैं उनका भी तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। 4 और लोग? दरअसल वो बताती है कि उसके साथ उसकी सहेलियां भी आई हैं, यानी कि वो शमशान से 4 और आत्माओं को लेकर आ गया होता है, अपनी पत्नी की आत्मा के साथ साथ। ओके। और ये होने के बाद जब वो थोड़ा डरता है, तो उसकी पत्नी कहती है कि क्या तुम मेरे लिए भी ये सब नहीं करोगे? तो वो राजी हो जाता है। अब शर्त ये होती है कि उसकी पत्नी कहती है कि उसे 4 बच्चे चाहिए। इस घर में 4 बच्चे हैं, तो उसे 4 बच्चे चाहिए। जॉइंट फैमिली में? जॉइंट फैमिली में 4 बच्चे जिंदा होते हैं जी। तो इसकी आत्मा, इसकी वाइफ की आत्मा कहती है कि मुझे 4 बच्चे चाहिए। जी। ये जब पूछता है कि क्यों,
तो वो उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है पीछे की ओर और कहती है कि सवाल नहीं, सिर्फ जवाब। ओके। इसके बाद वो हर साल एक बच्चे को लेकर अपने कमरे में सोता था। कमरे में सोने के करीबन 30 महीने के बाद वो बच्चा बहुत बुरी तरीके से मर जाता था। उस बच्चे को या तो कोढ़ हो जाता था, ओके, वो बच्चा खून की उल्टी करके मर जाता था, नहीं तो वो बच्चा खुद अपनी जान दे देता था। 10 से 12 साल के जो बच्चे थे उनके घर में। तो ऐसा लगातार 4 बार हुआ उनके घर पे? 4 साल तक होना था लेकिन 3 साल तक हुआ। अच्छा। चौथे साल में जिस लेडी का बच्चा ये उठा के लाया था, वो उसकी चाची थी। वो बहुत ज्यादा धार्मिक थी। ओके। वो भगवान विष्णु को बहुत मानती थी, तो उनके गले में तुलसी माला और ये सारी चीजें रहती थी जी। उन्होंने अपने बच्चे को भी गले में एक कवच देकर रखा था जो बुरी नजर से बचने के लिए था। खैर, इसने कोई बात या कोई बहाना बनाकर वो बच्चे को अपने साथ कमरे में ले तो गया, लेकिन उसका बच्चा होश में था, पूरा होश में। ओके। उसके बच्चे ने जो बात बताई वो दिल दहला देने वाली थी राहुल। अब मैं यहां से वो बात बताऊंगा जो उसके बच्चे ने बताई। ओके। उसके बच्चे ने बताया कि वो कमरे में तो ले गया, उसके बाद उसने सोने के लिए कहा बच्चे को। बच्चे की आंख जब खुली है तो वो बच्चे के सर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ रहा था और एक चाकू उसके हाथ में था। ऑब्वियस है वो उसको उस समय तो नहीं मारता क्योंकि उसके 30 दिन बाद बच्चे मर रहे थे जी। तो वो कोई तंत्र की क्रिया कर रहा था। बच्चे ने जब साइड में देखा तो उसने देखा कि 5 औरतें एक गोल घेरा बनाकर बैठी हुई हैं। ये उस बच्चे को दिखाई दे रहा था? ये उस बच्चे को प्रॉपर दिखाई दे रहा था। उसका रीजन ये था कि उसके गले में वो सुरक्षा कवच था जो हर बुरी नजर से बचा सकता था। ओके। उसने देखा कि वो 5 औरतें एक गोल घेरा बनाकर बैठी हुई हैं और कोई ना कोई उच्चारण कर रही हैं, लेकिन एक औरत जो है उसके गले पर बहुत भारी निशान है, ऐसा जैसे उसने फांसी लगाई हो। एक औरत जिसके हाथ में एक बच्चा है जो कि जला हुआ है, छोटा सा भ्रूण जिसको कह सकते हैं जी। एक और औरत थी वहां पे जो आधी जली हुई थी। मतलब अलग अलग सिनेरियो की औरतें वहां पर बैठी हुई और मंत्र पढ़ रही थी। उन सारी औरत ने एक एक करके अपनी दाहिनी उंगली काटी है और एक कटोरे में इकट्ठा करा है। ओके। और इसके बाद उस कटोरे को इस लड़के के पैर पर छुआया है और फिर सर पर छुआया है, देन इस लड़के के दिल पर रख दिया है। ओके। और जोर जोर से आवाजें निकालने लगी हैं। द मोमेंट ये सारी चीजें होती हैं, लड़का सोने का नाटक करता है और सुबह उठकर आकर अपनी मम्मी को सारी बात बताता है। जब ये सारी बात उसकी मम्मी को पता चलती है तो उनको ये पता चल जाता है कि जो भी आत्मा है वो बस वहम में डालने का काम कर रही है और कुछ नहीं। ओके। तो जो चाची होती हैं वो एक बहुत ही सिद्ध पंडित के पास जाती हैं जिनसे उन्होंने दीक्षा ली रखी होती है जी। उनके पास जाती हैं और पूछती हैं कि ये सब क्या है। तो वो पंडित कहते हैं कि काल रात्रि की अमावस आने वाली है। ओके। जहां पर आत्माओं की शक्तियां चरम पर होती हैं। ओके। वो शायद काल रात्रि की अमावस को अमर होने का प्लान कर रही हैं, अमर होने की साजिश कर रही हैं। वो 5 आत्माएं। एग्जैक्टली। उन्हें अमृत तो चाहिए क्योंकि पंच तत्व में अमृत होता है, इसलिए वो हर एक तत्व को काबू करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा उनका कहना था। ओके। तो जब उन्होंने पूछा कि आखिर इसके लिए क्या किया जा सकता है, तब पंडित जी ने जो उपाय बताया राहुल, वो सुन के शायद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। पंडित जी ने बताया कि वो 5 आत्माएं जिस तरह से मरी हैं, उनके सामने उनके मरने का नाटक करना पड़ेगा। उनके सामने किसी और लेडी को ठीक वैसे ही मरना पड़ेगा जैसे वो मरी हैं। सुनने में थोड़ा अजीब है, काफी अजीब है। मरना पड़ेगा या मरने की एक्टिंग करनी पड़ेगी? सुनने में थोड़ा अजीब है जी। मरना की एक्टिंग करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट डेथ के पास पहुंचकर वापस आना पड़ेगा और ये काम इनकी चाची को ही करना पड़ेगा, ऐसा पंडित जी ने हिदायत दी। इसके बाद इनकी चाची ने ठीक वैसा ही किया।
जब उन्होंने अपने बच्चे से पूछा कि उन्होंने कैसी कैसी आत्माएं देखी, तो उसने बताया कि एक आत्मा थी जो आधी जली थी। तो इनकी चाची ने खुद को आधा जलाने की कोशिश करी। राहुल, बहुत मुश्किल होता है ये चीजों से गुजर पाना, क्योंकि अगर गलती हो गई तो ये मर भी सकती थी। द मोमेंट उन्होंने आधा जलाने की कोशिश करी, वो आत्मा तुरंत कैद हो गई एक कमरे के अंदर। और उसके बाद ऐसे ही करके उन्होंने एक बच्चा लिया, बच्चे का पुतला लिया, जिसको जला दिया। वो जला हुआ बच्चा देखकर दूसरी आत्मा भी एक जगह कैद हो गई। और वो कैद होने वाली जगह थी कमरे, ऊपर के 5 कमरे जो आज भी मौजूद हैं, जिनमें आज भी आत्माएं रहती हैं। राहुल, एक एक करके उन्होंने 5 आत्माओं को कैद कर दिया है। इसके बाद उन्होंने पंडित जी से पूछा, वो अधमरी हालत में हो गई थी। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि क्या करना है। पंडित जी ने कहा कि मां भगवती का चक्र हर एक गेट के ऊपर लटकाना है, और उसके बाद अपने खून से 2 समानांतर रेखाएं बनानी है गेट के साइड में। हाँ, हर गेट के साइड में। तुम्हारे शरीर में खून बचे या ना बचे, लेकिन तुम्हें रेखाएं बनानी है। बनाने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, जो कि बहुत पावरफुल पाठ होता है, जिससे सारी बुरी ऊर्जाएं चली जाती हैं। और जैसे ही ये हो जाए, घर का सारा राशन, सारा अन्न हटा देना है। ये शायद इसलिए क्योंकि अन्न और इन सारी चीजों में भी इन लोगों का वास हो सकता है, अगर ये लोग चाहें तो ये सारी चीजें 5 दिन के लिए हटा दी गई, जिससे उनकी हर एक जो इच्छा थी, जो आत्माओं की इच्छाएं थी, वो अधूरी रह गईं, और वो उसी कमरे में कैद होकर रह गईं। लेकिन पंडित ने एक बात और कही थी कि अगर ये गेट खुला तो वो 5 आत्माएं आजाद हो जाएंगी। और जब राहुल, मैं उनके घर गया था जी, तो भगवान की मर्जी से एटलीस्ट वो 5 दरवाजे बंद थे। मैं बस एक दोस्त के जरिए गया था ताकि वहां की चीजों को समझ सकूं, जान सकूं। और मैं देखता था जब उस गेट से, तो आज भी एक औरत बैठी हुई दिखाई देती थी एक कमरे की खिड़की से। दूसरे कमरे में एक औरत अपने बच्चे का जला हुआ शव लेकर बैठी रहती थी। और अजीब बात यह है कि उस घर में ये लोगों को जाना पड़ता है सिर्फ एक दिया जलाने के लिए। अगर वो दिया नहीं जलाएंगे तो भी वो आत्माएं आजाद हो जाएंगी। उस लड़के का क्या हुआ? जिस लड़के के गले में कवच था, नहीं, जो पति था, वो अब पागल हो गया है पूरी तरीके से। पागल होने से पहले उसने अपनी सारी बातें बताई। जब वो आत्माओं की कैद से आजाद होने लगा तो उसने चाची को सारी चीजें बताई। तभी ये सारी चीजें चाची ने मुझे भी बताई और मुझे पता चला। तो ये केस था राई के दानों का, जो एक जरा सी गलती की वजह से इतना बड़ा रूप ले गया। अर्श, आप जब इस किस्म की कहानियां सुनते हैं, अक्सर खैर आप तो केसेस वगैरह डील करते हैं जी, तो आपको कभी ये ख्याल नहीं आता कि ये प्रॉब्ली सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल बताने से पहले किसी साइकोलॉजिस्ट से सेकेंड ओपिनियन लेके प्रॉब्ली इनको वहां पे रेफर किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल आता है। तो इस केस में आपको ऐसा फील हुआ या कभी? और व्हाट इफ राहुल, मैं अगर आपसे कहूं कि मेरा एक ऐसा भी केस था जहां पर एक साइकोलॉजिस्ट खुद पजेस्ड हो गई थी। व्हाट? हर्ष, जब से हम लोगों ने ये बातचीत करना शुरू किया है, इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट की शुरुआत हुई है, तो मैं ये चीज बार बार शायद बोलता आ रहा हूँ कि आई एम अ सिनिक, आई स्टिल एम अ सिनिक। मैं अभी भी अपने आप को एक सिनिक मानता हूँ। मैं नहीं बहुत ज्यादा इन चीजों में अब मैं यकीन करने लगा हूँ, मैं यकीन करना चाहता नहीं हूँ। दिक्कत ये है जी। तो पहले ख्याल जो द फर्स्ट थॉट्स जो मेरे दिमाग में आते हैं जब भी आप कोई केस के बारे में बातचीत करते हैं, तो यार व्हाई नॉट कंसल्टिंग अ साइकोलॉजिस्ट? व्हाई इज नॉट दैट द फर्स्ट स्टेप? वो पहला स्टेप क्यों नहीं है, बजाय इसके कि हम भूत प्रेत पिशाच या मुंजा और डाकनी सब सोचें, इससे पहले कि हम एक स्टेप पीछे लें और प्रॉब्ली एक साइकोलॉजिस्ट एक सिस्टमैटिक तरीके से, और जिस तरीके की हमारी सोसाइटी भी है, डिप्रेशन रैम्पेंट है, स्प्लिट पर्सनैलिटी रैम्पेंट है,
बाइपोलर और जिस किस्म की जो चीजें होती हैं, कई तरीके की जो मेंटल डिसऑर्डर्स है वो इतने रैम्पेंट है जिसके बारे में अवेयरनेस भी काफी कम है। ऐसे माहौल में कितना जायज है इतनी ओपनली पैरानॉर्मल वाले कयास लगाना, कि पहला थॉट ही आपको ये आ रहा है पैरानॉर्मल कुछ हो गया। बिल्कुल। अगेन द सेम थिंग कि व्हाई नॉट कंसल्टिंग अ साइकोलॉजिस्ट, व्हाई नॉट बिगिनिंग विद दैट। पहले हम साइकोलॉजिस्ट, अक्सर जितने भी केसेस होते हैं राहुल, उन सब में हम यही करते हैं कि पहले साइकोलॉजिस्ट देख लेते हैं, जो भी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो देख लेते हैं। जब उनकी समझ के परे होता है तब हम लोग पैरानॉर्मली जाते हैं, जो कि साफ साफ दिख जाता है। किसी इंसान का खुद की आंखों में फोक घुसेड़ लेना, किसी इंसान का बेवजह कोई मंत्र उच्चारण करते हुए मुंह आग के अंदर डाल देना, एक परिवार का रातों रात मर जाना और कोई सुराग ना मिलना, आप इसको नेचुरल तो नहीं कह सकते। ऑफ कोर्स मैं इसको नेचुरल नहीं कहता, लेकिन पैरानॉर्मल कह देना थोड़ा सा शायद मेरे लिए ये कभी कभार ज्यादा हो जाता है। तो चलिए मैं आज आपको एक ऐसा केस बताता हूं जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट का केस था। ओके। एक जानी मानी साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम और जगह मैं दोनों ही कॉन्फिडेंशियल रखूंगा। फेयर इनफ। और ये उनकी परमिशन से ही मैं बता रहा हूं, सो दैट लोगों को अवेयरनेस हो पाए। ओके। एक ऐसा केस जहां पर एक साइकोलॉजिस्ट 10 अलग अलग तरह से पजेस्ड हुई थी। 10 अलग अलग तरीके से? बिल्कुल। ये आप शायद पहली बार इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट में मेरे मुंह से सुन रहे होंगे कि एक इंसान 10 अलग अलग तरह से पजेस्ड हो रहा है। ओके। उन्होंने बहुत सारी तरकीबें आजमाई, बहुत सारी चीजें सोची, पर यह केस उनकी जिंदगी का सबसे अनोखा केस था। बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट थी वो। ओके। बहुत नामी जामी केसेस जो कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के केसेस थे वो उन्होंने सॉल्व करे थे विद इन अ फ्यू मंथ, ऐसे केसेस। ओके। उनके पास एक केस आता है। उस केस में एक गांव का इंसान है जो कि आकर कहता है कि उसके अंदर दैवीय आत्माएं हैं। ओके। पर वो अगेन वही, उनको तो इन सब चीजों के बारे में कोई मालूमात ही नहीं, कोई नॉलेज ही नहीं, या फिर ये कह लें कि वो नेग्लेक्ट करती हैं कि भूत प्रेत होते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है आपकी जो एक अलग आकार ले लेती है, वही भूत होते हैं उनके हिसाब से। ओके। विच इज वेरी ट्रू। आपको सुनने में भी सही लग रहा है? सुनने में भी सही लग रहा है, तो मेक सेंस। पैरानॉर्मली स्पीकिंग भी सही लग रहा है ये तो। बिल्कुल। लेकिन जब वो आदमी आया तो इन्होंने उस आदमी का मजाक बनाया, क्योंकि इससे पहले भी कम से कम 6-7 केसेस ऐसे आ चुके थे जहां पर उनके पास ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा कि उनके ऊपर देवी आती हैं। ओके। खैर, देवी का कॉन्सेप्ट भी बड़ा अनोखा है, हम अनादर तो नहीं कर सकते उसका। इनकी पोस्टिंग होती है एक गांव में और उसी गांव में यह आदमी इनके पास आता है। उस गांव में अब इनके पास अलग अलग सिनेरियो आने लगे। कोई कहने लगा कि इसके ऊपर बेताल है, कोई कहने लगा कि इसके ऊपर यक्ष है, यक्षिणी है। पर जितनी बार भी गांव वाले अलग अलग चीजें बताते, ये साइकोलॉजिस्ट कोई ना कोई साइंस की चीजें उनको बताती और कहती कि ऐसा कुछ नहीं। वो उन्हें खाने के लिए दवाएं देती और दवा खा के वो इंसान सो जाता। ये सोचकर सारे इंसानों ने ये मान लिया कि शायद दवा जो है वो एक तरीके से भगवान का काम कर रही है। तो गांव वालों के लिए दवाएं भगवान हो गई, जैसा कि आम छोटे शहरों में होता है। एग्जैक्टली। कि डॉक्टर एक भगवान का रूप है। एग्जैक्टली। खैर, अब इनके पास एक केस आता है जो आदमी कहता है कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, पर ये कहती हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी सिर्फ 7 होते हैं, 7 से ज्यादा नहीं हो सकते एक इंसान के अंदर। हाईएस्ट अभी तक 7 माने गए हैं जी। जब उन्होंने एग्जामिन किया तो बेसिकली साइकोलॉजी में जब भी आप ब्रेन वेव्स को एग्जामिन करते हैं तो 5 तरह की ब्रेन वेव्स होती हैं। ओके। जिसमें कोई भी ब्रेन वेव एक दूसरे से टकरानी नहीं चाहिए। अगर पहली दूसरे से टकरा जाती है तो आप ये समझ लीजिए मेंटली अनस्टेबल है। राइट। पर इस इंसान की ब्रेन वेव पहली 5वीं से जुड़ी हुई थी। पर ये आदमी सारी हरकत नॉर्मल कर रहा था, कोई भी हरकत ऐसी नहीं थी जो एबनॉर्मल हो। ओके। पहला तरीका। दूसरा तरीका जब इन्होंने देखा तो इन्होंने हिप्नोटिज्म की मदद ली, विच इज वेरी नॉर्मल प्रोसेस। की वो कन्विक्शनल प्रोसेस होता है, बात करते करते फिर आपको उस
जोन में भेज दिया जाता है, आपको इमेजिन करने पर बोला जाता है। जी। जब वो साइकोलॉजिस्ट ने वो तरीका आजमाया, उससे कहा कि अब तुम 10 साल के हो, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो वो कहता है कि मुझे दिख रहा है कि तुम अभी भी मेरे सामने बैठी हो और मैं एकदम ठीक हूं और मेरे सामने वो चक्र चल रहा है गोल गोल। इन साइकोलॉजिस्ट को अपनी खुद के ज्ञान पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि 15 साल के करियर में पहली बार ऐसा कोई आया जो इनकी इस हिप्नोटिज्म को तोड़ चुका था। इसके बाद इन्होंने दूसरा तरीका आजमाया, विच इज लाई डिटेक्टर, जो कि सबको पता है कि लाई डिटेक्टर क्या होता है। उस लाई डिटेक्टर को इन्होंने उसके हाथ में लगाया जी। 2 पिंस को उसके हार्ट पे लगाया, 2 को बैक पे लगाया, नर्वस सिस्टम पे लगाया। जो भी प्रोसेस होता है उनका, वो उन्होंने किया। प्रोसेस करने के बाद जब उन्होंने पूछा कि क्या तुम पजेस्ड हो, तुम्हें क्या लगता है, तो उसने कहा हाँ मैं पजेस्ड हूं, और लाई डिटेक्टर में ट्रू आ गया। इसके बाद उन्होंने बोला कि क्या ये सब एक दिमागी बीमारी है? तो उसने कहा कि तुम जैसे लोग सोचते होंगे ये दिमागी बीमारी है, पर ये बीमारी नहीं है, और लाई डिटेक्टर में ट्रू आ गया। ओके। उसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो जो देख रही है वो सच्चाई है या नहीं। फिर उसने मल्टीपल जो ब्रेन्स होते हैं उनका डिटेक्शन होता है। उसमें क्या होता है कि 3 आदमियों को बैठाला जाता है और उन 3 आदमियों को एक जीडी करने को बोला जाता है। ग्रुप डिस्कशन होता है। उस ग्रुप डिस्कशन में 3 आदमी प्लस वो जो विक्टिम होता है वो आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं, कोई बात करते हैं, और उन बात में अपने अपने ओपिनियन लिखे जाते हैं। ओके। सबको सवाल दिए गए कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, तुम्हारी मृत्यु कहाँ हुई, और तुम क्या करने आए हो। सबने अपना अपना लिखा कि उनका जन्म बैंगलोर में हुआ, किसी का जन्म लखनऊ में हुआ, मान के चलिए। लेकिन इस इंसान ने पता है क्या लिखा? इसने लिखा कि मेरा जन्म आज से 800 साल पहले एक हवेली में दाई माँ ने किया था। मृत्यु लिखी, मेरी मृत्यु फांसी लगने से हुई है, और भी कई तरीके हैं जो मैं नहीं बताना चाहूंगा। उद्देश्य में इसने लिखा कि जिंदगी भर सारे लोगों को यह बताता रहूंगा कि मैं मर चुका हूं। ये उद्देश्य, ये उसका उद्देश्य था। अब ये सोचने के बाद ये साइकोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा भ्रम में आ गई। देन उन्होंने अगला तरीका आजमाया जो था हेलुसिनेशन का। ओके। उनको मास्क होता है जिससे बेहोश हो जाता है इंसान, उसको जी 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 जो हॉस्पिटल में मोस्टली मेजर ऑपरेशन के दौरान दिया जाता है किसी भी इंसान को। मेजर एनेस्थीसिया जिसको कहते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जिससे इंसान बेहोश हो ही जाता है हर हालत में। उस इंसान को वो दिया और उसके ब्रेन की वेव चेक करी। ओके। तो अक्सर होता क्या है, जब लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे इंसान कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है, राइट, उसमें जो ब्रेन वेव होती हैं वो बहुत ज्यादा उलझ जाती हैं, क्योंकि इंसान हेलुसिनेट करने लगता है और वो बेहोश हो जाता है एक तरीके से। राइट। पर राहुल, उस वक्त जब ब्रेन वेव तलाशी गई तो एकदम पैरेलल थी, और एग्जामिन करते समय उस इंसान ने अपनी आंखें खोलकर कहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, वेव्स देखने की जरूरत नहीं है। I'm pretty sure जो साइकोलॉजिस्ट होंगे उनका पूरा जहन अस्तित्व हिल गया होगा इन सब के बाद पूरी तरीके से, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था उनके लिए। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एनेस्थीसिया के बाद उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट चेक करी, वो खुद इतना परेशान हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है। ओके। अब राहुल, अगला दिन था जिस दिन हॉस्पिटल में कोई नहीं था। इन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो इन्होंने वो सारे प्रोसेस खुद के ऊपर करना शुरू कर दिए कि शायद मैं गलत हूं। यहां से उनको हेलुसिनेशन हुआ। तो पहला प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया था वो उन्होंने किया। दूसरा प्रोसेस जो लाइट डिटेक्टर वाला था वो उन्होंने किया। जब लाइट डिटेक्टर इन्होंने लगाया है अपने और कहा है कि क्या भूत प्रेत होते हैं, मतलब एक इंसान और था जो उनसे सवाल पूछ रहा था और इन्होंने कहा मैं नहीं मानती, और जैसे ही इन्होंने कहा मैं नहीं मानती, लाइट डिटेक्टर में आया फॉल्स। इन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि मशीन एक्यूरेट थी। फिर सामने वाले इंसान ने पूछा कि क्या तुम्हारा जहन भूत प्रेत को मानता है या तुम उसे महसूस करती हो? ओके। तो ये कहती हैं बिल्कुल नहीं,
फिर से फॉल्स। इन्होंने अगला तरीका अपने ऊपर आजमाया, जीडी करा जी। 3 लोगों को बुलाया, बैठे और डिस्कशन करा। उसमें सवाल यह था कि क्या भूत प्रेत होते हैं। अगला सवाल यह था कि अगर वो सामने आ जाए तो क्या करोगे। अगर भूत प्रेत सामने आ जाए तो क्या करोगे। ओके। तो इन्होंने करा जीडी, और जीडी करने के बाद इन्होंने लिखा क्या भूत प्रेत होते हैं। तो इन्होंने लिखा मैं पता लगा रही हूं, क्योंकि एक्चुअल में वो यही कर रही थी। जी जी जी। पर अगर भूत प्रेत सामने आ जाए तो क्या करोगे। तो इन्होंने लिखा कि कुछ नहीं, सामना करूंगी। एग्जैक्टली। इन्होंने लिखा तो कॉन्फिडेंस में, पर इनको पता नहीं चला कि इनकी कॉन्शियसनेस मान चुकी थी कि भूत प्रेत होते हैं। तभी उसने लिखा है कि सामना करूंगी। एल्स वो यही लिखती कि वो होते ही नहीं तो मैं सामना क्यों करूंगी। जी जी जी। खैर, ये होने के बाद इन्होंने अगला तरीका आजमाया, जो कि वही था लोकल एनेस्थीसिया। ये बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद ये जब इनको होश आया है तो उनके सारे वर्कर गायब थे, जो 2-3 जिनको बुलाया था। वो पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने लगी, इनको कहीं पर कोई वर्कर नहीं मिला। ओके। उसके बाद इन्हें वही आदमी दिखा, वही गांव वाला जो आके कह रहा था कि वो पजेस्ड है। वो हंस रहा है एक सीट पर बैठकर, और वो कह रहा है कि आपको पता नहीं है लेकिन ये सब सच्चाई है। द मोमेंट ये कहा है उसके होश उड़े हैं। उसने तुरंत आंखें खोली। ये सब वो हेलुसिनेट कर रही थी। ओके। और उसने देखा है कि उसके सारे वर्कर कह रहे हैं कि मैम अब मैं जा रहा हूं, बाहर बस एक पेशेंट है, उसको देख लीजिएगा। ओके। और सारे लोग चले गए। जब इसने सब अपना एनेस्थीसिया हटाई, जब सही से वो खड़ी हुई, तो देखा बाहर उसी शर्ट में एक आदमी बैठा हुआ है, जो दूसरा आदमी। हाँ, जो उसको हेलुसिनेशन में देखा। उसके पास ये लेडी गई और उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहता है आपको प्रॉब्लम शायद दिख नहीं रही है लेकिन प्रॉब्लम है। ये फिर से शॉक हो गई। और इस बार इनके साथ ऐसा हुआ जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या? ये परेशान हो गई, ये बहुत डिप्रेशन में आ गई कि आखिर इनकी 15 साल की मेहनत बर्बाद कैसे हो सकती है। और इसके बाद इन्हें जितनी भी दवाइयों के नाम याद थे जी, जो हेलुसिनेशन और डिप्रेशन में खाई जाती हैं, वो इन्होंने खा ली। ओके। शायद इससे इनकी मौत भी हो सकती थी। पर दवा खाने के 1 घंटे के बाद वो सारी दवाएं साबुत इनके मुंह से निकल गई। ये शौक में आ गई कि वो दवाएं अंदर जा क्यों नहीं रही। और फिर एक फोन आता है। ये फोन उठाती हैं। फोन उसी आदमी का होता है। और वो कहता है कि शायद अब आप मान गई होंगी कि हम होते हैं। और ये होने के बाद फोन कट हो गया। इनके कान से बहुत तेज खून निकला है। उस कान से अब इनको बहुत कम सुनाई देता है। और इन्होंने फोन रख दिया है। तो ये एक किस्सा जो हुआ था उनके साथ, इसके बाद से राहुल जितने भी लोग वहां आते थे, अब वो एक बहुत अच्छी बिलीवर बन गई हैं। ओके। ये सारा किस्सा होने के बाद वो एक बहुत अच्छे तांत्रिक हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो मेरे गुरु रह चुके हैं। उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया। मैं भी गया साथ में। ओके। और जब मेरे गुरु ने ये सारी चीजें देखी हैं, तो मेरे गुरु ने बताया है कि उस इंसान की आत्मा ने तुम्हें पजेस कर लिया था, तभी तुम खुद के ऊपर शक करने लगी थी, तभी तुम दवा खा रही थी लेकिन वो तुम्हारे पेट में टिक नहीं रही थी। फिर एक छोटा सा प्रोसीजर था जिसमें नारियल का एक चक्र बनाना होता है, उसके बीच इंसान को बैठालना होता। और ये पहली बार था कि एक साइकोलॉजिस्ट एक तांत्रिक के पास बैठी हुई थी। और मैं ये सारी चीजें देख रहा था राहुल। उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे ही उसने अपनी बातें बताना शुरू किया है, एक एक करके राहुल नारियल काले होने शुरू हो गए। ऐसा जैसे उस पर कोई पेंट कर रहा हो। काले नारियल को ले जाकर हनुमान जी के मंदिर के पास इन्होंने फोड़ दिया। हनुमान जी का मंदिर एक साइड में था, एक साइड में पत्थर रखा था, इन्होंने वहां पर फोड़ दिया ताकि जितनी भी बुरी बलाएं हैं वो नष्ट हो जाए। ये आपके जो गुरु थे उन्होंने इनको ये प्रोसेस बताया, ये प्रोसेस बताया। वो उस समय थे, मैं भी उस समय मौजूद था वहां पर। ओके। और ये सारी चीजें हुई। और द मोमेंट ये सब कुछ हुआ है, उनको सब कुछ सही लगने लगा है। जो कान से खून निकलने वाली आप बात बता रहे थे, वो शायद उन्होंने उस भूत की आवाज सुन ली हो, या कुछ ऐसा हो कि टेंशन की वजह से निकल आया हो, या उस आत्मा ने अंदर से निकाल दिया हो, लेकिन वो था तो जरूर।
और इसके बाद से अभी तक वो हमेशा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती हैं, भोले बाबा को बहुत मानती हैं। उनका विज्ञान एक तरफ है, पर जो भगवान है वो एक तरफ है। अब जब उनसे कोई पूछता है कि आप साइकोलॉजी में क्यों नहीं जाते, इस पर क्यों ज्यादा यकीन रखते हैं, तो वो कहती हैं कि पहले आ आया या फिर पहले अर्श आया। तो मैं उनसे यूं ही कह देता हूं कि पहले आ आया, अक्षर ही आया पहले। तो वो कहती हैं ठीक उसी प्रकार से पहले ज्ञान आया फिर विज्ञान आया, और विज्ञान सिर्फ हमारा बनाया हुआ है जिस पर शोध चलता रहता है, पर ज्ञान पर कभी भी शोध नहीं होता है। और ये बोलने के बाद शायद कोई भी इंसान मान जाए। फिर मैंने उनसे ये सवाल भी पूछा राहुल कि अगर कभी जिंदगी में कोई साइकोलॉजिस्ट मुझे मिलते हैं जो साइंस में यकीन रखते हैं, तो ऐसा मैं क्या पूछूं उनसे जो वो भी चुप हो जाए। और राहुल ट्रस्ट में उन्होंने जो बताया है वो आज तक कोई भी साइकोलॉजिस्ट जवाब दे नहीं पाया है मुझे। जितनों से मैं मिला, हो सकता है मैं कम लोगों से मिला हूं, ये भी हो सकता है। ओके। सवाल ये था राहुल कि एक माँ के पेट में जब बच्चा आता है तो या तो उसके अंदर माँ के गुण होने चाहिए साइंटिफिकली, या तो पापा के होने चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल। पर एक माँ के अंदर जब बच्चा आता है तो उसकी खुद की भावनाएं कैसे डेवलप होती हैं? सवाल ये है, वो खुद हंसता कैसे है जबकि उसे सिखाया नहीं गया, उसकी कॉन्शियसनेस में वो डाला ही नहीं गया। वो या तो माँ की तरह होना चाहिए या तो पिता की तरह, पर वो कभी कभी खुद की तरह एकदम डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों? ओके, आई गेट द पॉइंट। और यही सवाल था जो हमेशा से सबके दिमाग में घर कर गया, और तब से अब तक वो साइकोलॉजिस्ट से मेरी बात होती रहती है। अक्सर हम लोग अक्सर डिबेट करते रहते हैं, और वो बहुत अच्छी हैं। इनफैक्ट वो हर चीज को समझती हैं, जानती हैं, मानती हैं, तब उसका कोई सोल्यूशन देती हैं। तो ये एक कहानी थी एक साइकोलॉजिस्ट की जो खुद एक रात पजेस्ड हुई, जिनको बोध हुआ कि हाँ, इस दुनिया के पार भी कोई और दुनिया है। अर्श, हम लोग बात कर रहे थे इसी बातचीत के दौरान मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की। जी। ये साइकोलॉजी में अक्सर ऐसा होता है जिसमें अलग अलग पर्सनैलिटी आ जाती है इंसान की, तरह तरह की पर्सनैलिटीज आ जाती है। यहाँ पे भी आपने बताया कि शायद कुछ ज्यादा, एक से ज्यादा उनके अंदर कुछ आत्माएं थी। क्या इसको हम लोग मल्टीपल पोजीशंस बोलेंगे? और क्या ये एक रियलिटी है? क्या ऐसा होता है? और राहुल, अगर मैं बोलूं कि इस केस में तो नहीं, लेकिन मेरा एक केस ऐसा जरूर है जहां पर मल्टीपल पोजीशन एक इंसान के अंदर हुए हैं जो अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं।